हाय गाइस, स्वागत है आप सबका अचीवर्स पाठशाला में। मैं हूं विकास झा आप सबके साथ। और हमारा आज का टॉपिक है अकाउंटिंग assumptions एंड कॉन्सेप्ट्स। तो आज हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि assumptions क्या होते हैं और कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, उनको डिस्कस कर लिया हमने। अब एजम्पशंस क्या होते हैं? एजम्पशन जैसे वर्ड्स की जो फर्स्ट वर्ड है आपका एज्यूम, एज्यूम से बना एजम्पशन यानी कि माना हुआ, जो वो बहुत टाइम से चली आ रही है, ट्रेडिशनल अप्रोच जिसे बोलते हैं कि बहुत टाइम से वो अप्रोच चली आ रही है और वो आज भी जो है मतलब कि प्रिवेलेंट है हमारे मतलब कि अकाउंटिंग अकाउंटिंग सिस्टम में। तो अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है लिस्ट ऑफ की अकाउंटिंग assumptions। हियर इज द लिस्ट, मतलब कि कौन कौन से assumptions होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा मॉनेटरी यूनिट assumptions और एक होता है पीरियोडिसिटी assumptions। दो टाइप के हमारे assumptions होते हैं, मॉनेटरी और पीरियोडिसिटी। तो अब एक एक करके डिस्कस करेंगे हम। देखिए, मॉनेटरी यूनिट assumptions क्या होता है? assumes that all financial transactions are recorded in stable currency। यानी कि ये माना जाता है कि जितना भी मतलब कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको जो है एक स्टेबल करेंसी में उसे जो है मेजर किया जाए। ठीक है, अगर रुपी, ये नहीं कि हमने कुछ ट्रांजैक्शन को रुपीज में हमने रिकॉर्ड कर दिया, कुछ ट्रांजैक्शन को हमने जो है डॉलर में रिकॉर्ड कर दिया, ऐसा नहीं। एक ही यूनिट होनी चाहिए आपकी। ठीक है, एक ही करेंसी होनी चाहिए। दिस इज एसेंशियल फॉर यूजफुलनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट। जो तभी आपका जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो सही से मतलब कि प्रेजेंट करेगा, सही से रिप्रेजेंट करेगा टू द शेयर होल्डर्स एंड जो भी रिलेवेंट पर्सन हैं उनके लिए। Companies that record their financial activities in currencies experiencing hyperinflation will distort the true financial picture of the company। क्या होगा कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज में रिकॉर्ड कर दो, क्या होता है करेंसी फ्लक्चुएट होता है डे टू डे बेसिस पे। फ्लक्चुएट होगा तो वो क्या है कि सही, आज मतलब कि रुपीज की वैल्यू कुछ और है और डॉलर की वैल्यू कुछ और है, तो आपको एक सही जो है फिक्स्ड फाइनेंशियल पोजीशन आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए बोलता है कि मॉनेटरी यूनिट की हर चीज जो है एक ही यूनिट होनी चाहिए रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, ये नहीं कि आप डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज में आप रिकॉर्ड करोगे। तो मॉनेटरी यूनिट assumptions ये बोलता है। और आप सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करोगे जिनको मनी में जो है मेजर किया जा सकता हो। ये मनी मेजरमेंट भी बोलता है। ओके, अब आता है हम पीरियोडिसिटी assumptions। पीरियोडिसिटी assumptions क्या बोलता है कि simply state that company should be able to record their financial activities during a certain period of time. The standard time period usually include a full year or a quarter। ये क्या होता है कि एक पीरियड होना चाहिए, मतलब कि जैसे फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे जो इंडियन फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल टू 31 मार्च इंडियन फाइनेंशियल ईयर है। ओके, और जो इंग्लिश कैलेंडर के इंग्लिश जो बाहर जो फॉलो करते हैं कई जगह पे वो 1 जन से 31 दिसंबर फॉलो करते हैं। और जो कई कंपनियों के जो उनके जो शेयर्स होते हैं और उनके जो रिपोर्टिंग्स होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कईयों का मंथली रिपोर्टिंग होती है, कईयों की क्वार्टरली रिपोर्टिंग होती है। तो इसी वजह से जो भी आपका पीरियड है, ठीक है, उस पीरियड में जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, चाहे रेवेन्यू हो, एक्सपेंसेस हो, जो भी, वो सेम पीरियड में रिकॉर्ड करने हैं आपको। तो ये बोलता है कि सिंपली स्टेट दैट कंपनी शुड बी एबल टू रिकॉर्ड, यानी कि ऐसा ना हो कि आप मतलब कि रिकॉर्ड ना कर सको उसे। ठीक है, तो ये आपको सेम पीरियड में जो है सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करना है। स्टैंडर्ड टाइम पीरियड यूजुअली इंक्लूड फुल ईयर और क्वार्टर। ये स्टैंडर्ड टाइम है, या तो फुल ईयर या क्वार्टर ईयर। ओके, तो ये पीरियोडिसिटी assumptions बोलते हैं हमें। अब आगे हमारा क्या है? आगे हमारा है फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कॉन्स्ट्रेंट्स। जो फंडामेंटल अकाउंटिंग, अब कंसेप्ट हमने assumption के बारे में पढ़ा, दो हमने पढ़ा। मनी मनी यूनिट, मेजरमेंट ऑफ यूनिट, यानी कि मनी में जो वो होता है स्टैंडर्ड होता है। और एक हमने पढ़ा क्या, जैसे कि देख लेते दोबारा, मॉनेटरी यूनिट assumption हमने पढ़ा और पीरियोडिसिटी assumption। दो हमने assumption पढ़े। अब आता है assumption के बाद concepts, concepts एंड constraints। ठीक है, constraints भी होता है कि कई जगह जो ये assumption और concept अप्लाई नहीं होता, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले हम concept समझते हैं, अकाउंटिंग concepts क्या होते हैं। Here's the list of 4 basic accounting concepts and constants that make up the gap
फ्रेमवर्क इन द यूएस। जो गैप का जो फ्रेमवर्क है जो है उसको मतलब कि जो बनाता है, ठीक है, उसको मतलब उसको मतलब कि एक तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उसको सपोर्ट करता है गैप को। तो पहला आता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, मेटेरियलिटी कंसेप्ट और इंडस्ट्री प्रैक्टिस कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट है, लास्ट वाला जो है कांस्टेंट है। तो अब एक एक करके डिस्कस करेंगे हम। देखिए, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि इज द आइडिया दैट बिजनेस एंड ऑनर ऑफ द बिजनेस आर सेपरेट एंटिटी। ये आप जो बिजनेस लॉ पढ़ोगे और कंपनी लॉ पढ़ोगे तो वहां पे भी आपको ये मतलब कि कंसेप्ट मिलेगा वहां पे। तो इसमें क्या बोलता है कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस और उसका ऑनर दोनों जो है सेपरेट सेपरेट रहेंगे। ये दोनों एक को एक नहीं माना जाएगा। बिजनेस अपनी जगह पे होगा, उसका ऑनर अपनी जगह पे होगा, ठीक है, सेपरेटली उसको ट्रीट किया जाएगा। This concept also applies to different business. Each business should account for its own transaction separately. अपनी अपनी ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग रूप से जो जिम्मेदार होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके लिए। तो बिजनेस एंटिटी एंटिटी कंसेप्ट यही बोलता है। आप देखते हो ना कि जो कैपिटल होता है और ड्राइंग्स होता है, तो वो कैपिटल और ड्राइंग्स बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पर ही डिवाइड किया गया है। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल होता है ऑनर का। तो ऑनर जो है बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो वो कहलाता है कैपिटल। ओके, और उसके बदले जो है उस बिजनेस क्या देती है उसे? प्रॉफिट देती है उस कैपिटल के बदले में। प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो किसका होगा? वो मतलब कि वो उसको देती है, उसके कैपिटल पे जो है उसके ऑनर को देती है। ओके, एंड फिर उसके बाद आता है, मान लो सपोज दैट कि ऑनर ने है बिजनेस से कुछ सामान निकाल लिया, सामान निकाले, कुछ कैश निकाले अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो ड्राइंग्स कहलाता है। ड्राइंग्स कहलाता है। और बिजनेस अगर बिजनेस को उसने टाइम से वापस नहीं करा तो जो है उस ड्राइंग्स पर जो बिजनेस इंटरेस्ट चार्ज करेगी। क्यों? क्योंकि बिजनेस और ऑनर सेपरेट सेपरेट है और जो है इसको अलग अलग माना जाता है। तो बिजनेस जो है उस पर एक तरह से एक पर्सन की तरह जो है उस पर जो है इंटरेस्ट चार्ज करेगी उस ड्राइंग्स पे। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट आपको यही बोलता है कि दोनों जो है सेपरेट सेपरेट है, आपको सेपरेटली ट्रीट करना है। ओके, अब आता है हमारा क्या? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बोलता है? स्टेट्स दैट कंपनी नीड टू बी ट्रीटेड एज इफ दे आर गोइंग टू कंटिन्यू। मतलब आपको ये मान के चलना है कि बिजनेस जो है आने वाले फ्यूचर में जो खत्म नहीं होने वाली है, ये हमेशा चलती रहेगी, परपेचुअल रहेगा। ठीक है, ये हमेशा चलती रहेगी। दिस मीन्स दैट वी मस्ट एज्यूम द कंपनी इज नॉट गोइंग टू बी डिसॉल्व और डिक्लेयर बैंक्रप्सी। ये बंद नहीं, बैंक्रप्ट नहीं होने वाली, डिसॉल्व नहीं होने वाली, अनलेस वी हैव एविडेंस टू द कॉन्ट्ररी, जब तक हमारे पास कोई प्रूफ वगैरह ना हो। thus we should assume that there will be another accounting period in future। ठीक है, तो यही कहता है कि मतलब कि उसके एक अकाउंटिंग पीरियड का एंड हुआ तो अब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड आएगा। इस तरह से ये जो कंटिन्यूएशन है चलता जाएगा। ठीक है, बिजनेस तभी समाप्त होगा जब बाय लॉ ही ये समाप्त हो सकता है या डिसॉल्व हो सकता है। वैसे ये अपने आप जो है कभी खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है, इसको जब खत्म किया जाएगा बाय लॉ तभी ये खत्म होगा, वरना ये खत्म नहीं होगा, ये हमेशा चलने वाला परपेचुअल रहता है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये बोलता है कि ये चलता रहेगा। नाउ यहाँ तक आपको समझ में आएगा आई होप। अब देखिए क्या है हमारा मेटेरियलिटी कंसेप्ट। मेटेरियलिटी कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को जरा ध्यान से समझना। क्या होता है कि एनीथिंग दैट वुड चेंज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूजर्स माइंड or decision about the company should be recorded or noted in the financial statement। Okay, if business event occurred that is so insignificant that investor or creditor would care about it, the event need not to be recorded। मेटेरियलिटी कंसेप्ट ये बोलता है कि आप सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे जिनका कोई मेटेरियलिटी मतलब कि होगा, जो मैटर करता हो कि उनके लिए, क्रेडिटर्स के लिए, बैंक के लिए, गवर्नमेंट के लिए। आप ये नहीं कि हर ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दोगे सेपरेटली। सपोज आपने कोई शॉर्पनर खरीदा, इरेजर करा, स्टेशनरी खरीदा, ठीक है, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस है डिफरेंट डिफरेंट। ये नहीं कि सबको आप रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, रिकॉर्ड करोगे बट जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन होते हैं ना, जो इतने ज्यादा मैटर नहीं करते, उन सबको क्या एक्यूमुलेट कर दोगे आप, उन सबको एक्यूमुलेट कर दोगे। ठीक है, तो उसको एक नाम दे दोगे, आपकी मिसलेनियस एक्सपेंसेस दे दोगे नाम, मिसलेनियस एक्सपेंसेस दे दोगे। जैसे स्टेशनरी आइटम्स होते हैं, जैसे बहुत सारी चीजें होती है, उसमें सब कुछ स्टेशनरी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, तो वो हो गया। तो जो इस तरह से जो होते हैं ना, जितने ज्यादा मैटर नहीं करते, उनको मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल के हम
मतलब कि बुक्स में डाल देते हैं। ओके, तो ये बोलते हैं मेटेरियलिटी कंसेप्ट। एनीथिंग दैट वुड बी चेंज इन फाइनेंशियल यूजर्स माइंड और डिसीजन अबाउट द कंपनी शुड बी रिकॉर्डेड, उसे रिकॉर्ड किया जाएगा और नोटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसे जो है मतलब कि बताया जाएगा। ये कहलाता है हमारा मेटेरियलिटी कंसेप्ट। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा आपके। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर देना, मैं उसको स्पेशल क्लास दे दूंगा उसका। ठीक है, अब आता है कि इंडस्ट्री प्रैक्टिस कांस्टेंट्स, ये हमारा लास्ट है। हमने पढ़ा था ना, हमने जो कंसेप्ट हमने 3 पढ़ लिए कंसेप्ट। जो हमारा 3 कंसेप्ट कौन कौन से थे? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पढ़ लिया, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पढ़ लिया हमने, ठीक है, मेटेरियलिटी कंसेप्ट पढ़ लिया हमने। अब है इंडस्ट्री प्रैक्टिस कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या होता है? अब देखो, कांस्टेंट के ये बिल्कुल अपोजिट चलेगा। ठीक है, सम इंडस्ट्रीज हैव यूनिक एस्पेक्ट्स, कुछ यूनिक एस्पेक्ट्स होते हैं अबाउट देयर बिजनेस ऑपरेशन दैट डोंट कन्फर्म टू ट्रेडिशनल अकाउंट, वो ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो नहीं करते। ठीक है, ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करते। दस कंपनीज इन द इंडस्ट्रीज आर अलाउड टू बी डिपार्ट फ्रॉम द गैप। ठीक है, ये गैप से बिल्कुल अलग ही चलते हैं। ठीक है, अब सब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एजम्पशन ये सब हमें क्या बोलते हैं कि आप जो है उन्हीं चीजों का मतलब कि आपने सपोज दैट कुछ सामान आपने खरीदा, ठीक है, ट्रेडिंग करते हो आप, तो आपको उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करना जिस प्राइस पे आप खरीदोगे। ठीक है, लेकिन ये उनके अलग चलते हैं। ये डे टू डे चेंज होते रहते हैं। जैसे कि कुछ इंडस्ट्रीज है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जो क्रॉप्स के जो प्राइसेस होते हैं वो डे टू डे फ्लक्चुएट होते रहते हैं। ठीक है, तो उनका जो जिस ट्रेडिंग होता है, जो उसकी उस दिन की वैल्यू होती है, उसी वैल्यू पे वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। शेयर मार्केट्स हो गए, डेरिवेटिव मार्केट्स हो गए, फाइनेंशियल मार्केट्स हो गए। ठीक है, तो ये सब जो है अलग चलते हैं, ये सब जो है मार्केट वैल्यू के हिसाब से चलते हैं। ओके, तो ये बोलते ये अलग चलता है यहाँ पे। तो ये इंडस्ट्री प्रैक्टिस कांस्टेंट से ये एक्सेप्शन आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है हमारा ये अकाउंटिंग एजम्पशन एंड कंसेप्ट समाप्त हो गए। अगर आपको लगता है कि हमें और भी जानना है इसके बारे में, अगर कुछ आपको लगता है कि कुछ मिस है इसमें, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइए, फीडबैक दीजिए। आपको जरूर जो है स्पेशल क्लास दी जाएगी और उसमें समझाया जाएगा। ओके, तो ये हमारा खत्म हो गया। देखिए, ये मेरा चैनल है अचीवर्स पाठशाला, इसको प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस कॉमर्स से रिलेटेड आपको प्रोवाइड करता रहूं। और जो है ये जो रेड बटन आप देख रहे हैं, इसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आपके यूट्यूब चैनल को। तो आपको इस चैनल पे अचीवर्स पाठशाला पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस कॉमर्स से रिलेटेड आपको मिलते रहेंगे। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया है, और ये टॉपिक आपको समझ में आया। अब जो है आगे हम और भी अच्छे वीडियोस लेकर आएंगे। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय।